सीएम धामी जल्द ही दिल्ली दौरे पर होंगे रवाना। प्रधानमंत्री से राज्य हित में करेंगे कई योजनाओं की मांग। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के संचालित योजनाओं की प्रगति के बारे में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड हाईकोर्ट अभी तक नगरपालिका, नगर निगम और अन्य निकायों का कार्यकाल 6 माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर की सुनवाई। हरिद्वार में 22 प्रादेशिक पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े कोटद्वार को इससे जोड़ने की तैयारी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पौराणिक और पारंपरिक रूट के साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिले पौड़ी के कोटद्वार को भी इससे जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सीएम धामी ने अधिकारियों को कुछ नए मार्ग चिन्हित करने और पुराने मार्गों को और चौड़ा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन भी बढ़े और दोनों एक दूसरे के कारण प्रभावित न हो, यही फोकस किया गया है। कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है, तो वो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूं। उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूंगा। यमुनोत्री धाम, जहां पर इस पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहां सकुशल हो, तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े। उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है, तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैची धाम का 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बाबा नीम करोड़ी के भक्त बड़ी संख्या में देश विदेश से कैची धाम आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा के सभी भक्तों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि इस बार सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए चुनौती भी है। नैनीताल जिला प्रशासन को पहले ही सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियां लगातार हो रही हैं। इस वर्ष हमारे लिए सभी जगह एक चुनौती बनी थी। शुरू से इस प्रकार से चारधाम यात्रा के समय बनी, वो चुनौती वहां भी है। वहां के प्रशासन को हमने पहले से ही कहा है कि यात्रा सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कई लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं पहले से ही स्थापना दिवस की सभी बाबा के भक्तों को सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी प्रबंध किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जोशीमठ और नैनीताल जिले की कोश्याकुटौली के नाम बदलने के धामी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा और नैनीताल जिले का कोश्याकुटौली का नया नाम कैची धाम होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। बता दें कि पिछले साल सीएम ने दोनों तहसीलों का नाम बदलने की घोषणा की थी।
चूंकि पहले से चूंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुसिया कटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया है। चुनाव के परिणाम भले ही घोषित हो गए हो, लेकिन राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर कटाक्ष अभी भी जारी है। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भाजपा पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का आरोप लगाया है, जिसका जवाब देते हुए भाजपा विधायक खजाना दास ने कहा कि कांग्रेस के इस प्रकार का आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हमने तो आमंत्रित किया, जो भाजपा के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हमने किसी तरह का कोई लालच नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस को इस प्रकार का आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने तो आमंत्रित किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं उनका वेलकम है, स्वागत है। और गुरदियाल जी इस तरह से की बात कर रहे हैं, तो यदि उनका मन भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमने किसी भी प्रकार का कोई लालच या किसी प्रकार की ताकत न दिखा करते हुए हमने सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया कि जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर्स बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलना चाहता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी के साथ चलना चाहता है, तो उनका वेलकम है, स्वागत है और ये हमने किया भी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में पंचायत राज्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फरसवान अल्मोड़ा पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत स्तर और संगठन को मजबूत करने को कहा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरे कुमाऊं का दौरा कर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी की सोच के मुताबिक पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को मंच दिए जाने का काम किया जा रहा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ये पहली बैठक है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी जी के साथ था और फिर उसके बाद लोकसभा के आसन्न चुनाव की वजह से मैं पूरे प्रदेश को समय नहीं दे पाया। तो इस समय पूरे प्रदेश के एक दौरे पर हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों से, अपने जिला कांग्रेस कमेटी से और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों से जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में एक विचार विमर्श है, उस संबंध में लगातार हमारा दौरा चल रहा है। और आज हमने कुमाऊं से इस यात्रा को शुरुआत करी है, हल्द्वानी से, और इस समय अल्मोड़ा के बाद हम लोग चंपावत, पिथौरागढ़, डीडीहाट, फिर गढ़वाल के दौरे पर हम लोग इस यात्रा को लगातार जारी रखेंगे। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। जहां एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन परवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ 18 साल पहले मंगलौर में चुनाव लड़ने आए करतार सिंह भड़ाना मैदान में नजर आएंगे। टिकट मिलने से पहले ही उन्होंने बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी की झोली में ऐतिहासिक जीत आएगी। इस दौरान वे बसपा पर निशाना साधते नजर आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। दावेदारी तो पहले कर चुके, अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमें वो सेवा का मौका दें। मालिक की इच्छा है, कुछ मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। मालिक की कोई इच्छा नहीं, तो 18 साल की बजाय 4 साल में 5 साल बाद लिया था, 10 साल बाद लिया था। लेकिन अब हो सकता है कि मेरी जनता की, समाज की जो दुआएं कबूल हो गई हैं और उनका कुछ इनाम या प्रभु की कृपा होने वाली है, ऐसा लगता है।
कांग्रेस है ना, हर आदमी को खुद अपना ही नजर आता है। अब मेरे से क्या पूछ रहा, मुझे को तो मैं ही नजर आऊंगा। अगर मुझे ये नजर नहीं आएगा कि मैं जीतूंगा तो मैं आऊंगा क्यों? हर आदमी ये सोच के आता है कि हम जीतेंगे, और जिताना तो उसका काम है। मेरा मुद्दा यही है कि कुछ ऐसा कर जाना चाहता हूं जो सदियों तक मेरा मंगलौर ही नहीं, उत्तराखंड और मेरा देश मुझे याद करे। रुड़की में कांग्रेस ने अतिक्रमण को लेकर मुख्य नगर अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने से पहले प्रचार प्रसार भी किया जाना जरूरी है। साथ ही बिना वेंडर लाइसेंस के अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हॉस्पिटल है, उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम अगर जब तक कि वो पार्किंग की व्यवस्था करें, उनके लिए वहां अपने हॉस्पिटल के बाहर 1 या 2 गार्ड की व्यवस्था करें, जो वहां खड़ा रहे, जो रोड की यातायात की व्यवस्था को सुनिश्चित कराए, और वहां पार्किंग को गाड़ियां जो सड़क पे खड़ी रहती हैं उनको रोकथाम करे, उनका अनुपालन करे, जिससे कि जाम की समस्या से निजात मिल सके। देखिए, प्रतिनिधिमंडल का ये कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर उनके कुछ इश्यूज थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की जाएगी। उनका भी ये कहना था कि रुड़की को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो भी सहयोग इसमें करेंगे, तो उनके माध्यम से भी इस चीज को हम लोग कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है अतिक्रमण हटाने वाली, वो लगातार रोज ही इस पे काम कर रही है अतिक्रमण हटाने में। हॉस्पिटल है, उनके पास पार्किंग की। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने बाद भी राज्य ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है। उच्च न्यायालय के द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद जो 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव होने थे वो नहीं कराए गए। अवमानना नोटिस जो है वो हाईकोर्ट ने सरकार को दिया और अब तो अनुपालन जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करने के लिए कहा है। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार क्या जवाब देगी, लेकिन ये सीधे तौर पर न्यायपालिका का अपमान है जो भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। हमारी सरकार चुनाव कराने को लेकर के कटिबद्ध है और समय पर जिस प्रकार से क्योंकि नगर निकाय के चुनाव हैं और बहुत सारे हमारे जो हैं जो गणनाएं होती हैं, जो हमारी सीट्स होती हैं, कहाँ रिजर्वेशन होना है, कहाँ किस मेयर की सीट पर रिजर्वेशन देना, कहाँ नगर पालिकाओं की सीट पर रिजर्वेशन देना, नगर पंचायत पे रिजर्वेशन देना, कहाँ पर ओबीसी के लिए सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी, इन सब चीजों पर मंथन चल रहा है। आने वाले समय पर जल्दी हम इस पर भी चुनाव में जाएंगे और न्यायालय को जो चीजें न्यायालय ने मांगी है उनको उससे भी अवगत कराएंगे। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है। उच्च न्यायालय के द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद जो 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव होने थे वो नहीं कराए गए। अवमानना नोटिस जो है वो हाईकोर्ट ने सरकार को दिया और अब तो अनुपालन जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करने के लिए कहा है। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार क्या जवाब देगी, लेकिन ये सीधे तौर पर न्यायपालिका का अपमान है जो भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। हमारी सरकार चुनाव कराने को लेकर के कटिबद्ध है और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना बद्रीनाथ पहुंचे। आपको बता दें, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही धीमे कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को प्लानिंग के साथ निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के लिए निर्देश दिए। वहीं उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और मानसून से पहले महायोजना के काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
जसपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र पुलिस ने आगामी बकरीद त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें पुलिस समेत अन्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने पर जोर दिया गया। पुलिस ने बताया कि ये पुरानी परंपरा है, जब कोई त्योहार आते हैं तो पुलिस और समाज के लोगों के साथ मीटिंग की जाती है ताकि कोई नई प्रथा ना बने और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। जो शांति कमेटी है और पुलिस के बीच में एक स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार आते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो समाज के मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंगें की जाती हैं और जो स्थापित परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उन त्योहारों को मनाने का मकसद रहता है, जिससे कि कोई नई परंपरा न पड़े और समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। चूंकि आपको विदित है कि 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसमें बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित है, तो किन परिस्थितियों में होना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं उनका तो कुर्बानी नहीं होगी। नेक्स्ट जो वो स्थल है वहाँ पे चारों तरफ से बात की गई है, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है कि प्रॉपर तरीके से कनात करेंगे, कोई भी किसी तरह की वीडियोग्राफी और इन चीज़ों से बचें। सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में आज दिन के वक्त लड़ाई, मारपीट और जोरदार हंगामा हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी के अधूरी वीडियो में 2 महिलाएं आपस में मारपीट करती नजर आ रही है और दूसरे वीडियो में कुछ लोग एक युवती को बुरी तरह से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक युवक लड़की की जेब में जबरदस्ती फोन निकालकर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। से बात करना पहले उठाया और इसका बहुत महंगा परिणाम। ठीक है, आपकी कस्टडी हमारे पास क्या राइट है और क्या राइट नहीं है हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है। तो हम भी आप खड़े होंगे, आपके पास बाध्य नहीं है। हम पूरी तरह से शांति भंग करके हो रही है और आप तेज आवाज में आप उसके बाद तो आप हट जाइए हमारे से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में लड़ाई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जबकि सीसीटीवी की अधूरी वीडियो में 2 महिलाएं आपस में मारपीट करती नजर आ रही हैं और दूसरे वीडियो में कुछ लोग एक युवती को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, एक युवक लड़की की जेब से जबरन फोन निकालकर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या है इस वायरल वीडियो की हकीकत और क्यों सरोवर नगरी में दिन दहाड़े बरपा हंगामा? इसकी तफ्तीश हुई तो बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वीडियो में एक महिला अपना बचाव कर रही है और कुछ लोग उसे पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिला की जेब से फोन निकालकर फेंक दिया जाता है और महिला को जमकर पीटा भी जाता है। जानकारी के मुताबिक मल्लीताल क्षेत्र के मोनको चौराहे स्थित सरस्वती रेस्टोरेंट के मालिक गिरीश कांडपाल की बहू मोनिका जोशी हल्द्वानी से अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट में ससुराल वालों का दिया हुआ सामान वापस करने और दहेज में दिया गया सामान वापस लेने आई थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसका वीडियो वहां मौजूद काफी लोगों ने बना दिया। वहीं इस बारे में जब मोनिका जोशी से बात की गई तो उन्होंने गिरीश कांडपाल और तन्मय कांडपाल पर कई संगीन आरोप लगाए। मेरे ऊपर अटैक हुआ है, शादी के पहले से मेरे ऊपर अटैक होता आ रहा है। मैं अपना सामान लेने आई थी, इसने बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ में। मेरे से पूछने लगा तेरी क्या कीमत लगाएंगे तेरे माँ बाप, अपने माँ बाप को पूछ कितनी कीमत में उन्होंने बेचा है तुझे। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही है? बार बार मुझसे मेरी कीमत पूछी जा रही थी। जो लड़का शादी करके ये पूछ रहा है कि 3 महीने में कितने पैसे हुए तेरे, तो मैंने उसको बोला तेरी माँ को बेच के जितने पैसे मिलेंगे उतने देना मुझे।
मेरा 11 बजे तक सामान मुझे चाहिए, नहीं आएगा तो मैं पुलिस लेके आऊंगी। उसके बाद हम इनके दुकान में गए सामान लेने के लिए, जहाँ पे मेरी मम्मी ने इससे सवाल करे कि तूने मेरी बेटी की कीमत कैसे लगाई, तो इसने बस अटैक किया मेरे फोन पे, जहाँ इसे पता था सारे प्रूफ सब कुछ मेरे फोन पे, इसे मेरा पूरा फोन जेब से निकाल के पूरा का पूरा तोड़ दिया है। और इतनी बुरी तरह से मेरे पर अटैक हुआ है, जहाँ पे मुझे लात से मारा है, मेरे सर पे मारा है, मुक्के से मारा है, मेरे चेस्ट पे मारा है। बहुत बदतमीजी मेरे पापा के साथ करी। सितंबर में मैंने इसको मना कर दिया था, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था 5-6 दिन तक। मैंने कहा तो अपने घर पे बता, मुझे तेरे से शादी नहीं करनी। ये 2 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, 2 बार इसने बोला मेरे को मेरी हार्ट बीट तेज हो जा रही है, मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे, मुझे थिनर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। मुझे इमोशनल करके इसने मेरे से शादी करी है। दहेज के लिए भी टॉर्चर करते थे, हर चीज के लिए टॉर्चर हुआ है इस घर में, हर चीज के लिए। मैंने बोला मैं नहीं इतना टॉर्चर सहन कर सकती हूँ, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, मुझे जाने दो, मैं नॉर्मल लड़की हूँ। नहीं सुनी मेरी किसी ने। बाहर को निकाल रहा था तो अंदर मैंने बेटी को अपने बाहर को किया, तो उतने में तरुण कांडपाल आए और उन्होंने सीधे मेरे साथ हाथापाई करी। मेरे सर में भी मारा उन्होंने, मेरे चेहरे पे यहाँ पे चोट लगी है, हाथ में लगी है, इसमें बहुत ज्यादा पेन है। सर में उन्होंने बहुत मारा और उसके बाद कह रहा मैं गोली मार दूंगा, देखूंगा मैं तेरे को, ये उन्होंने कहा उन्होंने। वहीं इस मामले में जब मीडिया ने सरस्वती रेस्टोरेंट के मालिक गिरीश कांडपाल और तन्मय कांडपाल से बात की, तो उन्होंने मोनिका जोशी और उनके पिता हिमांशु जोशी के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। मैंने कोई प्रेशर नहीं बनाया है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैंने कोई प्रेशर नहीं बनाया है। जो भी मतलब अब ये फालतू के इल्जाम लगाने हैं शादी करने के बाद, अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता तो आप सीधे सीधे शादी तोड़ देते यार, वेरी सिंपल। मतलब ऐसा कुछ मैं मर जा रहे थे, ऐसा अगर ऐसा ही करना था मर जाने देते, पर ये कि मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग। सर पैसे का लालच मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये लोग यहाँ से हमारा जूली वूली, क्योंकि मेरे 3 महीने हुए हैं मेरी शादी को, किसी की भी शादी होगी 3 महीने, मेरे ख्याल से सालों तक वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव चल रहा होता है। पर सर जब से मेरी शादी शुरू हुई है तो तब से मैं बस परेशानी हूँ। मैं घूमने जाता हूँ, वहाँ मेरे से अजीब गरीब मेरे घर वालों को गालियाँ और ये सब हुआ जाता है। मैं मॉल रोड जाता हूँ, मुझे मॉल रोड पे थप्पड़ मार दिए जाते हैं। मैं ऐसे मतलब रैंडम मॉल रोड पे एक दिन गया, मेरे को वहां थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मैं उसी रात घर आता हूँ, मेरे ऊपर लेट के मुझे 7-8 थप्पड़ लगाए जाते हैं। उसके बाद भी मैं अपना हाथ नहीं चलाता। उसके बाद मेरे मम्मी पापा को दिन भर गालियां दी जाती हैं, तो मैं कब तक इन सब चीजों को सुनूं। तो ये सब चीजें होंगी तो मतलब दैट इज वेरी बैड। वो लड़की है, वो मेरी बहू है, मेरे पे इल्जाम लगाते हैं तो मैं उसके लिए कोई जवाबदेही तो मेरी बहुत ज्यादा बनती नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियों की ज्यादा सुनी जाती है, आदमियों की कम सुनी जाती है। पूरा शहर हमको जानता है, हमको 40 साल यहाँ काम करते हो गए, तो ऐसा कोई काम नहीं। बहरहाल वीडियो में जो मारपीट और हंगामा दिखाई दे रहा है, दरअसल वो एक पारिवारिक विवाद है, लेकिन ये पारिवारिक कलह घर की 4 दीवारी से निकलकर बाहर क्या आया कि सोशल मीडिया पर जमकर तहलका मचाने लगा। ये पूरा हंगामा काफी देर तक चला। काफी देर बाद बताया गया कि एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा और जिसके बाद मामला थाने पहुंच गया, जहां पुलिस ने पारिवारिक विवाद बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया। जिसके बाद मोनिका जोशी हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहकर अपने परिवार के साथ वापस हल्द्वानी चली गई। वहीं दूसरी तरफ गिरीश कांडपाल ने मोनिका जोशी और उनके परिजनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मोनिका जोशी के द्वारा सरस्वती रेस्टोरेंट के मालिक गिरीश कांडपाल और तन्मय कांडपाल पर सेक्स रैकेट चलाने, मारपीट करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इनका एक केस पता चला था जहाँ पे ये रैकेट चलाते थे। दूसरा, ये लड़का मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, ये हर बार लड़ता था हर चीज के लिए। ये सेक्स रैकेट चलाते थे, वुमेन ट्रैफिकिंग का हमने ये सुना है, न्यूज़पेपर में भी आया था ये चीज। ये पहले की बात है। एफआईआर दे दूंगी, इसने मेरे पेरेंट्स के ऊपर अटैक किया, मेरे ऊपर अटैक किया, हर तरीके से। इसके चाचा ने मेरे पापा को गोली से मारने की धमकी दी हुई है। हालांकि कांडपाल परिवार ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। मेरे ख्याल से आप लोग तो इतने साल से काम कर रहे हो, किसी भी आदमी को बदनाम करने का इससे कोई आसान तरीका हो नहीं सकता।
पैसे का इल्जाम और औरत का इल्जाम, इससे अलावा मेरे ख्याल से कोई दूसरा इल्जाम हो नहीं सकता किसी को बदनाम करने के लिए। और जब आदमी पर कुछ नहीं रह जाता तो मेरे ख्याल से वो यही इल्जाम लगा सकता है और दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। दोनों पक्षों के द्वारा पारिवारिक विवाद के इतर लगाए गए आरोपों की जांच होनी भी जरूरी है, जिस पर फिलहाल पुलिस मौन है। बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।